नमस्ते छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हम सत्र क्रमांक 2 के अंतर्गत जो भी पाठ्यक्रम हमारे लिए लगाया गया है उसमें से 3 पाठ जो है हम देख चुके हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने सुधीर ओगदे द्वारा लिखी गई व्यंग्य रचना जो है विमला की शादी, इसको हमने विस्तार से देखा है। साथ ही साथ इस रचना के माध्यम से सुधीर ओगदे जी हमारे सामने कौन सा आशय रखना चाहते हैं, कौन सा विषय रखना चाहते हैं, उसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की है। मुझे लगता है कि आपको वो रचना बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और उसके बाद मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में हम हमारे पाठ्यक्रम का अगला पार्ट जो है या अगली कहानी जो है उसकी शुरुआत करेंगे। तो उस हिसाब से आज हम हमारे पाठ्यक्रम में लगाया हुआ अंतिम पाठ, जिसको अंतिम कहानी भी कहेंगे, जिसका नाम है गौरा गाय, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। अब ये गौरा गाय नामक जो कहानी है, महादेवी वर्मा एक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ साहित्यकार है और उन्हीं को विशेषता कवयित्री के रूप में जाना जाता है। लेकिन उनके द्वारा कहानी का लिखना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि कवयित्री के नाम से जाने जाने वाली व्यक्ति जो है, हमारे लिए अगर कोई कहानी लिखती है तो उनके कहानी का आशय और विषय जो है निश्चित ही वहाँ पे अलग ही होगा। तो उस दृष्टिकोण से ये गौरा गाय नामक जो कहानी है, महादेवी वर्मा जो हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कवयित्री रही है, साथ ही साथ हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो छायावाद आता है उस छायावाद की प्रमुख हस्ताक्षरों में से महादेवी वर्मा एक कवयित्री है। तो उनको हम कवयित्री के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कलम जो है, अपनी प्रतिभा जो है इस कहानी के माध्यम से गद्य में भी चलाई हुई दिखाई देती है। तो इस कहानी के माध्यम से हम गौरा गाय से संबंधित जो भी कुछ विचार या जो भी कुछ विषय जो है महादेवी वर्मा हमारे सामने रखना चाहती है वो तो देखने ही वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम ये कोशिश करेंगे कि ये महादेवी वर्मा जो है, जिनको जो है हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कवयित्री माना जाता है, उनके संदर्भ में थोड़ा सा परिचय जो है हम जो है कर लेंगे, ताकि परीक्षा में उनके संबंध में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये कवयित्री का परिचय जो है वहां पे काम आ जाएगा। तो सबसे पहले महादेवी वर्मा का जो लेखिका परिचय है वो थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए, महादेवी वर्मा, मैंने अभी कहा था कि हिंदी साहित्य की बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार रह चुकी है और हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो साहित्यिक प्रवृत्तियां रही है उसमें से छायावादी काव्य को लेकर उनका नाम जो है जोड़ा जाता है और छायावादी कवियों में से प्रमुख हस्ताक्षर या प्रतिनिधि कवि के रूप में महादेवी वर्मा को जाना जाता है। इनके अलावा उनका जो परिचय है वो भी थोड़ा सा मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक संपन्न कायस्थ परिवार में हुआ था। अर्थात उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिला, जहाँ पे ये परिवार जो है कायस्थ परिवार, वहाँ पे वो सधन संपन्न परिवार में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जो है श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा ये भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे एवं उनकी माताजी हेम रानी परम विदुषी एवं धार्मिक महिला थी। अर्थात इनके परिवार से संबंधित थोड़ी सी जानकारी मैं रिपीट कर देता हूं, दोहराता हूं। देखिए, इनका जन्म जो है सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ और जिस जिले में हुआ वहां पे ये कायस्थ परिवार में, सधन परिवार में, संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा रहा है और ये भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य के रूप में काम कर रहे थे। और साथ ही साथ इनकी माता जो है हेम रानी, यह भी एक परम विदुषी थी, अर्थात विद्वान थी और वो एक धार्मिक महिला भी थी। अर्थात माता पिता का परिचय होने के पश्चात महादेवी वर्मा की शिक्षा की जो व्यवस्था है या शिक्षा उन्होंने कहाँ तक ली है, इसका भी परिचय कर लेंगे। देखिए, मिडिल में प्रांत भर में प्रथम, अर्थात उत्तर प्रदेश के बहुत सारे प्रांतों में मिडिल तक की जो पढ़ाई होती है, माध्यमिक शिक्षा तक की जो पढ़ाई होती है,
उस माध्यमिक शिक्षा में भी वो वरीयता उनकी रही है, प्रथम स्थान पर रही है। साथ ही साथ एंट्रेंस में प्रथम श्रेणी में आ चुकी है, मतलब जो 11वीं 12वीं की जो पढ़ाई होती है इसमें भी वो प्रथम श्रेणी में रही है। 1927 में उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की है और 1929 में वो बीए हो चुकी है, मतलब बीए की परीक्षा उन्होंने 1929 में प्राप्त किया, उसकी उपाधि जो है हासिल की है। उसके बाद 1932 में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में उन्होंने एमए किया। प्रयाग विश्वविद्यालय से 1932 में उन्होंने संस्कृत विषय में एमए किया हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वाली गतिविधियां जो है उनके परिचय के तौर पर इस प्रकार है। प्रयाग महिला विद्यापीठ में वे प्रधानाचार्य और सन 1960 में कुलपति के पद पर भी वो काम कर चुकी है, मतलब प्रयाग महिला विद्यापीठ जो है वहां पे वो प्रधानाचार्य थी। उसके बाद सन 1960 में कुलपति के रूप में भी उन्होंने काम किया है। साथ ही साथ चांद नामक पत्रिका जो आती है उसका भी संपादन उन्होंने किया है, चांद पत्रिका का संपादन किया है। साथ ही साथ विश्ववाणी के युद्ध अंक का संपादन भी किया है, विश्ववाणी की ओर से युद्ध नामक अंक निकाला था, उसका भी संपादन उन्होंने किया है। साहित्यकार का प्रकाशन एवं संपादन भी महादेव वर्मा जी ने किया है। साहित्यकार नामक जो पत्रिका आती है उस पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन जो है महादेव वर्मा ने किया हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ प्रयाग में ही उन्होंने नाट्य संस्थान जिसका नाम है रंगवाणी नामक नाट्य संस्थान जो है ये प्रयाग में उन्होंने स्थापित किया हुआ दिखाई देता है। अर्थात हर क्षेत्र पर एक शिद्दत के साथ काम करती हुई महादेव वर्मा जी एक श्रेष्ठ साहित्यकार, एक श्रेष्ठ प्रशासक के तौर पर भी हमारे सामने आ जाती है। उसके बाद उनकी जो उपाधियां हैं, उनको जो पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण और पद्म विभूषण, भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण और पद्म विभूषण इस पुरस्कार से उन्हें अलंकृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ विक्रम कुमाऊं दिल्ली बनारस विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि उन्हें प्राप्त हो चुकी है। विक्रम विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय और दिल्ली और बनारस विश्वविद्यालय से उन्हें डीलिट की उपाधि से नवाजा गया है। साहित्य अकादमी की सम्मानित सदस्य रह चुकी है। साहित्य अकादमी जो होती है हमारे देश की श्रेष्ठ समिति मानी जाती है साहित्य अकादमी, उसकी वो सम्मानित सदस्य रह चुकी है। साथ ही साथ निर्जा पर शेख सरिया पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है। उनकी जो रचना है निर्जा, उस पर शेख सरिया पुरस्कार उन्हें मिला है। स्मृति की रेखाएं पर द्विवेदी पदक उन्हें मिला है, अर्थात स्मृति की रेखाएं जो उनका रेखा चित्र संग्रह है उस पर उन्हें द्विवेदी पदक मिला है। मंगला प्रसाद पारितोषिक उत्तर प्रदेश का विशिष्ट पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ है। मंगला प्रसाद पारितोषिक उत्तर प्रदेश का एक विशिष्ट पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती सम्मान भी उन्हें प्राप्त हो चुका है। साथ ही साथ इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हमारे देश में माना जाता है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इस ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी महादेव वर्मा जी को वहां पे सम्मानित किया हुआ दिखाई देता है। ऐसी श्रेष्ठ रचनाकार हमारे पाठ्यक्रम में हम उनको पढ़ने वाले हैं। इनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं, कुछ कृतियां जो है उनके भी नाम थोड़ा सा यहाँ पे देना स्वाभाविक रहेगा। देखिए उनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं, सबसे पहले मैं नाम पढ़ूंगा और वो रचनाएं किस लेखन प्रकार में, साहित्य प्रकार में आती है। देखिए, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये इनके रेखा चित्र संग्रह है। फिर से एक बार दोहराता हूं, इनके रेखा चित्र संग्रह है अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये इनके रेखा चित्र संग्रह है। उसके बाद उन्होंने कुछ निबंध भी लिखे हैं। निबंध इस प्रकार है, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था और संकल्पित, ये 3 निबंध उन्होंने लिखे हैं। क्षणदा, साहित्यकार की आस्था और संकल्पित, ये 3 निबंध उन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने संस्मरण भी लिखा है, मेरा परिवार नाम का एक संस्मरण जो है उन्होंने लिखा है। उसके साथ साथ कुछ भाषण के तौर पर कुछ लेखन उन्होंने किया है। संभाषण नामक एक भाषण उन्होंने लिखा है।
उसके अलावा रेडियो के ऊपर भी उन्होंने रेडियो वार्ता के तौर पर भी वहां पे कुछ बातें लिखी है। चिंतन के क्षण नामक एक वार्ता जो है उन्होंने लिखी है। उसके अलावा कविता संग्रह के रूप में निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, यात्रा आदि कविता संग्रह जो है उनके प्रकाशित हो चुके हैं। कविता संग्रह के नाम पुनः एक बार दोहराता हूं। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, यात्रा, ये इनके कविता संग्रह है। तो इस तरह से इनके द्वारा लिखे गए साहित्य लेखन में बहुत सारे ऐसी रचनाओं के नाम हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका परिचय जो है बहुत बड़ा है। जानबूझकर मैंने इसको संक्षेप में रखने की कोशिश की है। इनके संबंधित जो प्रमुख बातें हैं मैंने यहाँ पे उसका उल्लेख किया है। और ऐसी महान रचनाकार का निधन जो है या इनकी मृत्यु जो है 11 सितंबर 1987 में हो चुकी है। अर्थात महादेवी वर्मा की मृत्यु जो है 11 सितंबर 1987 में हुई है। तो ऐसे महान रचनाकार, ऐसी महान लेखिका महादेवी वर्मा, जिनके द्वारा लिखी हुई कहानी जो है गौरा गाय, हम अपने द्वितीय सत्र के अंतर्गत अंतिम पाठ के तौर पर वहां पे पढ़ने वाले हैं। अब इनका परिचय हो जाने के बाद मैं आपको थोड़ा सा इस रचना के माध्यम से या इस रचना में महादेवी वर्मा जी ने क्या लिखा है, मतलब उनके सामने गौरा गाय इस शीर्षक के आधार पर उन्होंने ऐसी कौन सी बातें लिखी है, उसका थोड़ा सा मैं कहानी परिचय या सार के तौर पर वो बात आपके सामने रखूंगा, ताकि हमें बाद में कहानी पढ़ते समय या उसकी कथावस्तु पढ़ते समय जो है वो विचार बिंदु हमारे दिमाग में रहेंगे और उस कहानी को समझने में वो बातें सभी सहायक रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कहानी में महादेवी वर्मा जी ने क्या लिखा है उसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, महादेवी वर्मा की कहानी गौरा गाय में एक ऐसे निर्मम सत्य को उद्घाटित किया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब एक ऐसी सत्य घटना का उद्घाटन किया गया है कि जिसकी कल्पना या जिसके बारे में कोई अच्छा आदमी सोच भी नहीं सकता। मतलब इतना घटिया काम, इतना गलत काम जो है, इतना अत्याचार भरा काम जो है, इस कहानी के माध्यम से महादेवी वर्मा हमारे सामने रख रही है। अर्थात महादेवी वर्मा की कहानी गौरा गाय के माध्यम से एक ऐसे निर्मम सत्य को हमारे सामने उद्घाटित करने जा रही है। और वो सत्य क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। लेखिका की बहन है और लेखिका के बहन के घर पर एक गौरा नामक बछिया होती है। मतलब गौरा नामक गाय जो है उनके महादेवी वर्मा के बहन के घर पर गौरा नामक गाय जो है, उसका गाय का नाम है गौरा, वो वहां पे होती है। बहन के आग्रह पर वह कई अन्य पशु पक्षियों को पालने के शौक के साथ गौरा को भी पालना स्वीकार कर लेती है। मतलब बाद में बहन ने बहुत आग्रह किया और ये जो बछिया जो है, वो गाय जो है गौरा, उसको वो उनकी बहन कहती है कि तुम अपने पास इसको लेके जाओ ताकि अन्य पशु पक्षियों के साथ इसको भी पालना तुम्हें अच्छा लगेगा। तो महादेवी वर्मा जी जो है बहन के आग्रह के पश्चात उस गौरा नामक गाय को जो है पालने के लिए ले लेती है और स्वीकार कर लेती है। कुछ ही दिनों में गौरा के साथ अन्य पशु पक्षियों से गौरा जो है अन्य पशु पक्षियों के साथ जो है घुल-मिल जाती है और घुल-मिल जाने के कारण अब गौरा जो है पूरी तरह से उस परिवार का एक सदस्य बन जाती है। 1 वर्ष उपरांत, मतलब 1 साल बाद क्या होता है, गौरा एक सुंदर वत्स की मां बनी है। मतलब गौरा को एक बछड़ा हुआ है, गौरा वहां पे मां बन चुकी है और सुंदर बछिया जो है उसको वहां पे हुई है। अब तो वह प्राय 12 सेर के लगभग दूध देने लगी है। मतलब जैसे ही वो उसको बच्चा हुआ है, अब वो 12 सेर दूध वहां पे दे रही है। लगभग सुबह शाम मिला के लगभग 8 लीटर के करीब जो है वो गाय जो है वहां पे दूध दे रही है। अब घर में दुग्ध दोहन की समस्या स्थायी समाधान चाहती थी। मतलब घर में जो
दुग्ध दोहन जो किया जाता है, दोहन मतलब मराठीमध्ये त्याला म्हणतात धार काढणे, तो ये दोहन की जो काम की जो प्रक्रिया है वो बहुत बड़ी जटिल होती है। जिसको ये आता है वही कर सकता है, जिसको नहीं आता है इसको करना बहुत कठिन बन जाता है। तो ये दुग्ध दोहन की समस्या आप समाधान चाहती थी, स्थायी समाधान मतलब क्या है कि इसके लिए हमेशा के लिए इलाज चाहती थी। तो वहां पे इसके इलाज के तौर पर क्या हुआ था, देखिए एक दिन इस कार्य के लिए एक ग्वाला अर्थात गायों को पालने वाला जो ग्वाला होता है वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब दुग्ध दोहन करना उसके जिम्मे छोड़ दिया जाता है, जो गौरा के दूध देने से पूर्व दूध देता था। मतलब जब गौरा को बच्चा नहीं हुआ था, बछड़ा नहीं हुआ था, उसके पहले घर में जो ग्वाला दूध वहां पे भेजता था या देता था, उसको ही ये काम जो है दुग्ध दोहन का काम जो है वहां पे दे दिया जाता है और वो तैयार हो जाता है कि, और वो कहता है कि मैं सुबह शाम आकर जो है गौरा का दूध दोहन कर सकता हूं, तो वो तैयार हो जाता है। वह प्रतिदिन सुबह शाम समय पर दुग्ध दोहन के लिए आ जाता है, मतलब वो जो ग्वाला है वो हर रोज जो है सुबह शाम दूध निकालने के लिए वहां पे आता है। 2-3 मास बीते होंगे, इसके बाद उसने 2-3 महीने जो है गाय का दूध जो है निकालने की प्रक्रिया की है, और 2-3 मास निकलने के बाद गौरा जो है अचानक से खाना, चारा और दाना ये जो है खाना छोड़ देती है। मतलब दाना चारा खाना बंद कर देती है, कम कर देती है। मतलब अचानक से गौरा को क्या हो जाता है पता नहीं है, और वो खाना जो है कम खाने लगती है, वह दुर्बल और शिथिल रहने लगी। अब धीरे धीरे खाना कम खाने के, चारा जो है कम खाने के कारण अब गौरा जो है थोड़ी थोड़ी सी दुर्बल दिखने लगी है, शिथिल होने लगी है। और बाद में क्या होता है, देखिए पशु चिकित्सकों ने बताया कि गाय को सुई खिला दी गई है। मतलब जब डॉक्टर को दिखाया गया कि गौरा को आखिर क्या परेशानी है, वो ठीक तरह से चारा नहीं खा पा रही है, तो डॉक्टरों ने जो बताया वो बहुत खतरनाक था या बहुत ही दर्ददायक था कि वो डॉक्टर बता रहे थे कि गाय को सुई खिला दी गई है। सुई मतलब जो धागा जो हम डालते हुए सिलते हैं, वो सुई जो है गौरा के पेट में वहां पे खिला दी गई है, ऐसा वो डॉक्टर बताते हैं। और वो कहते हैं कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके हृदय तक पहुंच गई है। अब ये सुई जो है मुख के माध्यम से खिलाने के बाद अब वो हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब एक बार जो सुई जो है अंदर चली गई है, वो अगर हृदय में घुस जाएगी, पार हो जाएगी, तो उसकी मृत्यु अटल है, वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद सभी आश्चर्यचकित थे कि किसी को गाय को सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है। मतलब घर के लोग परेशान हैं कि गाय के अंदर जो है सुई चली गई है और किसी ने अगर खिलाई है तो उसने क्यों खिलाई होगी, ऐसे पशु के साथ ऐसा अन्याय किसने किया होगा। तो सभी परेशान है, चकित है। दाना चारा के साथ हो सकता है कि कभी कोई सुई मुंह में चली गई हो। मतलब घर के लोग सोचते हैं कि दाने चारे के साथ शायद कोई अंधे की वजह से वहां पे सुई गाय के भीतर चली गई हो, लेकिन सभी लोग बताते हैं या डॉक्टर भी बताते हैं अगर दाना चारे के साथ वो चली जाती तो शायद जीभ में वगैरह कहीं पे अटक जाती, लेकिन वो सुई जो है डॉक्टर बताता है कि चारा के साथ तो सुई मुंह से छिदकर रह जाती। अब उसको जो उसको जो सुई खिला दी गई है वो गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी हुई सुई गली के नीचे उतरती है। मतलब डॉक्टर ने बताया कि जो अंदर चली जाने वाली जो सुई होती है वो गुड़ की जो डली होती है, जिसको मराठी मध्ये ढेप म्हणतात, छोटी ढेप, गुळाची ढेप, तो उसमें वो धसकर जो है वो डली खाने के कारण जो है वो वहां पे अंदर चली गई है। बहुत सोच विचार के पश्चात ज्ञात होता है कि जिन ग्वालों से दूध लिया जाता है वे ग्वाले उन घरों से नाराज हो जाते हैं। अब देखिएगा क्या परेशानी है। मतलब ये जो सुई खिलाने का मामला था और वो गौरा गाय जो कुछ दिनों बाद मरने वाली थी, उसके पीछे वजह ये थी कि उसको जो है किसी ग्वाले ने ही वो सुई खिलाई थी। उसके पीछे का कारण ये था कि जिन ग्वालों से दूध लिया जाता था उनका दूध जो है घर पर गाय आने के कारण बंद हो जाता था, और ऐसे ग्वाला लोग जो है वो क्या करते हैं कि जिन घरों में इस प्रकार के गाय वगैरह लाई जाती है तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं,
उस गाय को जो है सुई खिला देते हैं और गाय अपने आप वहां पे कुछ दिनों पश्चात मर जाती है, तो उस घर का दूध बंद हो जाता है, तो ग्वाला फिर से उस घर में दूध देने लगते हैं। तो ये धंधे की बात वहां पे आ जाती है। तो ग्वाले जो है इस प्रकार की करतूत करते हैं। तो बहुत सोचने के बाद ये पता लगाया जाता है कि इन दूध भेजने वाले, दूध देने वाले ग्वालों ने ही ये काम किया है। घरों से नाराज हो जाते हैं जिनके घर गाय पाली जाती है, मतलब जिनके घर में गाय पाली जाती है उन घरों पर भी वो नाराज रहते हैं। फिर वे ग्वाले अवसर पाकर गुड़ की बड़ी डली में सुई रखकर गाय को खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। मतलब ये इतने भयानक होते हैं कि वो ध्यान में अवसर पाकर जो है ऐसी गायों को वो गुड़ की डली में सुई डालकर जो है खिला देते हैं और उस गाय की मृत्यु जो है निश्चित समय पर फिक्स कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में पुनः दूध देने लगते हैं। मतलब जब एक बार उस घर का कोई जानवर या गाय जो है मर जाती है तो ये ग्वाले जो है अपने रास्ते का कांटा हटा लेते हैं और उन घरों में फिर से एक बार दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होने पर दुग्ध दोहन करने वाला ग्वाला अंतर्धान हो जाता है। मतलब जब सुई के बारे में ये जांच पड़ताल की गई तब ये ग्वाला जो है, जो दुग्ध दोहन के लिए आता था और गौरा के आने के पहले उस घर में दूध देता था, उसके ऊपर ही सबकी निगाहें जो है वहां पे रह जाती है, वो अंतर्धान हो जाता है। तब इसी बात की सत्यता सिद्ध हो जाती है, अर्थात ये भी सत्य हो जाता है, मतलब ये सामने आ जाता है कि गाय को सुई खिलाने का गलत काम, ये नाइंसाफी वाला अनैतिक काम जो है किसने किया है, तो ये दुग्ध दोहन करने आने वाला जो ग्वाला है उसने ये काम किया है। गौरा की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है, अर्थात ये ग्वाला जो है अपने धंधे को चालू करने के लिए इस गाय को मार देता है और उसकी मृत्यु जो है गौरा की वहां पे हो जाती है। लेकिन उसका बछड़ा जो है अपनी माँ से बिछड़ता है और उसी हालात में वो वहां पे उछलता कूदता वहां दिखाई देता है। तो ये कहानी का एक दर्दनाक हिस्सा जो है हमारे सामने महादेव वर्मा जी रखना चाहती है। किस प्रकार गांव में जो लोग होते हैं और अपने अपनी घटिया विचारों के कारण किस प्रकार लोगों को इनकी करतूतों का खामियाजा जो है भुगतना पड़ता है, इसका एक उत्तम उदाहरण ये गौरा गाय नामक कहानी है। और इसमें एक निर्मम सत्य का उन्होंने उद्घाटन किया है और ऐसे विचार रखने वालों के बारे में समाज के लोगों के द्वारा जरूर सोचा जाना चाहिए, ये उद्देश्य उनका है। हम अगले लेक्चर में इस कहानी को विस्तार से कथावस्तु के तौर पर समझने वाले हैं और कथावस्तु के बाद मैं महादेव वर्मा इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहती है उसका भी आशय आपके सामने रखूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।